आज की कहानी का नाम है कौन थी लक्ष्मी। जी हां, लक्ष्मी कौन थी इस गुत्थी को सुलझाएंगे। हिंदी स्टोरी पे आज आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आए हैं उससे आप लोगों को एक इंटरटेन मिलेगा, एक हॉरर होने की फीलिंग भी होगी और एक सबक, एक सीख भी मिलेगी। जी हां, तो शुरू करते हैं। दरअसल एक कस्बा है, वहां पर एक रेहड़ी पर सब्जी बेचने वाले व्यक्ति की दुकान चलती है। वो बड़ी मेहनत करता है। घर परिवार में उसकी पत्नी और उसका एक बेटा है जिसका नाम है रमेश, और उस रेहड़ी चलाने वाले नाम का नाम है देवनाथ। जी हां, देवनाथ का बेटा रमेश, जो कि 5वीं कक्षा में पढ़ रहा होता है, छोटा है लेकिन बहुत ज्यादा जागरूक है, बहुत तेज तर्रार भी है। उसकी मां इंद्रावती, जो दोनों का बहुत ख्याल रखती हैं, एक गृहिणी है। देवनाथ सुबह सुबह मंडी जाता है, वहां से सब्जियां खरीद कर लाता है, उसे धोता है, छांटता है, बीनता है, रेहड़ी पर लगाता है। यहां पर इंद्रावती अपने बच्चे को तैयार करती है स्कूल भेजने के, अपने पति के लिए चाय नाश्ते बनाती है और फिर समय से वो स्वयं भी रेहड़ी पर जाकर उसका हाथ बटाती है। यही उनकी दिनचर्या है। एक दिन देवनाथ की पत्नी इंद्रावती की तबीयत थोड़ी नासाज रहती है। उसके सिर में बहुत तेज दर्द रहता है। ऐसे में वह खाना और नाश्ता लेकर देवनाथ के लिए रेहड़ी पर नहीं आई थी। उसने अपने बेटे से खाने के झोले भिजवा दिए थे। देवनाथ के लिए उसका बेटा खाना का झोला लेकर आया, तब वो सब्जियां बेचने के लिए जोर जोर से आवाज दे रहा था। सब्जी ले लो, ताजी सब्जियां ले लो, 10 रुपए किलो ये ले लो, 5 रुपए किलो ये ले लो। ये सारी चीजों को जिस तरह से आम सब्जी वाले बोलते हैं वैसे ही वो भी बोल रहा था। रमेश अपने पिता के बगल में जाकर खड़ा होता है, खाने की टिफिन बॉक्स रखता है ठेले पर और फिर वो भी अपने पिता की तरह आवाज देने लगता है, सब्जियां ले लो, ताजी सब्जियां ले लो। यह अचानक सुनकर उसके पिता की नजर रमेश पर पड़ती है और वो कहते हैं, बेटा ये क्या कर रहे हो। ऐसे में रमेश कहता है, पिताजी मैं आपकी मदद कर रहा हूं, मुझे भी सब्जियां बेचनी हैं। तब देवनाथ अपने बेटे से कहते हैं, नहीं बेटा, तुम्हें सब्जियां नहीं बेचनी है, तुम्हें पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है। अब क्या था, ये बात सुनकर वो शांत हो जाता है। देवनाथ खाना खाने लगते हैं और पूछते हैं, तुम्हारी मां नहीं आई? तो बताता है कि मां की तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे में देवनाथ कुछ समय के लिए दुकान छोड़कर अपने घर जाते हैं, पत्नी को देखते हैं, उसके सिर पे बाम लगाते हैं, उसके लिए दवाइयां आदि ला कर देते हैं और फिर पत्नी से कहते हैं कि इंद्रावती, तुमसे एक बात कहनी है। आज से मैं भूखा भी रह जाऊं तो भी बेटे को रेहड़ी पर कभी मत भेजना। इंद्रावती कहती है, क्यों जी, ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसे में देवनाथ कहते हैं कि हमारा बेटा रमेश सब्जी बेचने के लिए बड़ा नहीं हो रहा है, उसे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है। इंद्रावती कहती है कि जो बच्चे अपने माता पिता की मदद करते हैं उसमें कोई बुराई क्या है? अगर मेरी बेटी होती घर में तो वो मुझे भी तो हेल्प करती, मदद करती। वो कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई का एक नियम होता है, मैं चाहता हूं उस नियम को हम लोग ना तोड़ें, हम अपने बच्चे को वो सारी सुख सुविधाएं दें जिससे वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके। इंद्रावती ज्यादा जिरह करने से बेहतर समझती है और वो तबीयत उसकी चूंकि ठीक हो चुकी है तो कहती है, बैठो मैं चाय बना कर लाती हूं, चिंता फिक्र बहुत मत करो, जो होना है वो होगा, हम अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दे रहे हैं। इंद्रावती चाय बनाने चली जाती है, दोनों चाय पीते हैं, फिर देवनाथ अपनी रेहड़ी पर वापस चला आता है। तभी वहां पर एक महानुभाव आते हैं सब्जियां खरीदने और सब्जियां मोल भाव करते हुए पता चलता है कि वो देवनाथ को बताते हैं कि वो जिस विद्यालय में पढ़ाते हैं उस विद्यालय में अभी हाल फिलहाल में ही वो आए हैं। देवनाथ कहते हैं कि मैं भी आपको पहचान न सका या जानता नहीं हूं, इसलिए कि आपको पहली बार देख रहा हूं। वो बताते हैं कि मैं विद्या डिजिटल एकेडमी जो स्कूल है उसका टीचर हूं। ऐसे में देवनाथ बताते हैं कि उसमें तो मेरा बेटा पढ़ता है, 5वीं कक्षा में, रमेश नाम है उसका। वह टीचर बड़े खुश होते हैं, कहते हैं, अरे वाह, आपका बेटा तो बड़ा होनहार है, पढ़ने में बड़ा तेज है और मैं उसे जानता हूं। ऐसे में वो
मास्टर साहब की सब्जियों का झोला पूरा भर देता है देवनाथ और हाथ जोड़ता है, कहता है गुरुजी मेरे बेटे को अच्छे से पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है, कोई युक्ति बताएं। जो अध्यापक हैं वो कहते हैं आपका बेटा वैसे तो होनहार है बहुत, लेकिन अगर ऐसी बात है तो उसे आप नवोदय विद्यालय की परीक्षा के लिए तैयार कीजिए। अगर उसमें दाखिला हो गया तो बहुत अच्छे माहौल में बच्चा पढ़ेगा, हॉस्टल सुविधा मिलेगी तो बड़ा आदमी बन जाएगा। देवनाथ के मन में ये बात बैठ जाती है और वो गुरुजी के मार्गदर्शन लेते हुए नवोदय विद्यालय की पढ़ाई की तैयारी पूरी करवाने लगता है। रमेश चूंकि कुशाग्र बुद्धि था, वो परीक्षा देता है और पास हो जाता है। नवोदय में उसका दाखिला हो जाता है 6वीं क्लास से लेकर 12वीं तक के लिए। देवनाथ मिठाइयों का डब्बा अपने रेहड़ी पर रख देता है और बड़ा खुश है। अब वो आओ सब्जियां ले लो, ताजी सब्जियां ले लो के जगह पर वो ये भी कह रहा है आओ भैया मिठाई खा लो, आओ भैया मिठाई खा लो। जो सब्जियां लेने आता है उसे 2 लड्डू देता है वो। लोग पूछते हैं क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो देवनाथ भैया। तो बताता है कि मेरे बेटे का दाखिला नवोदय विद्यालय में हो गया। ऐसे में दोनों खुश हैं, इंद्रावती भी बड़ी खुश है। अब उसके सपने साकार होने से लगे हैं। ये हालात चल रहे होते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, सुचारू रूप से चल रहा होता है। देवनाथ समय समय पर इंद्रावती को लेकर बेटे से मिलने भी जाता है, छुट्टियां पड़ने पर बेटा घर भी आता है। ये सिलसिला चल रहा होता है, लेकिन जब कुछ वर्ष बीतते हैं तो एक समय आता है जब बेटे का पढ़ाई पूरी हो जाती है और बड़ी नौकरी लग जाती है। बेटा एक जिले का जिलाधिकारी बन जाता है, आईएएस की परीक्षा पास कर ले जाता है, वो डीएम बन जाता है। ऐसे में सब्जियां बेच रहा देवनाथ बड़ा अभिभूत होता है। उसकी उम्र ढलान पर जा चुकी होती है, लेकिन आज भी वो बड़े हर्षोल्लास के साथ खुशियां मना रहा होता है, मिठाइयां बांट रहा होता है। अपनी रेहड़ी पर लोगों से खुल खुल के कह रहा होता है कि मेरा बेटा तो जिलाधिकारी बन गया, मेरा बेटा डीएम कलेक्टर बन गया। ये सुनकर चारों तरफ से लोग उसके इंटरव्यू लेने के लिए, उसकी बाइट्स लेने के लिए, उसकी खबर लेने के लिए जुटने लगते हैं। सारी कहानी चल रही होती है। बड़ा हर्षोल्लास के साथ देवनाथ और उसकी पत्नी इंद्रावती इस खुशी को मनाते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद इन खुशियों पर उनके विराम लग जाता है। उनका बेटा रमेश जो लाड प्यार और उनके संसाधनों में पला बढ़ा था, इनको ही छोटा समझने लगता है, इनको ही वो दूसरी दृष्टि से देखने लगता है। वह एक अलग माहौल में पल बढ़कर अपने माता पिता को मिलने तक नहीं आता। वो अपनी मस्ती में मस्त हो जाता है, अपनी दुनिया में खो जाता है, यहां तक कि वह अपने पसंद की लड़की से शादी करने की तैयारी कर लेता है। अपने रिश्तेदारों, अपने माता पिता को बुलाता ही नहीं है। इस बात से बहुत गहरा सदमा लगता है देवनाथ को, बहुत ठेस लगता है। वो बहुत दुखी होते हैं, लेकिन चूंकि देवनाथ बहुत समझदार हैं तो अपनी पत्नी को समझा लेते हैं और वो कहते हैं इंद्रावती चिंता न करो, हमारा बेटा व्यस्त होगा, हमारे बेटे पे बड़ी जिम्मेदारियां आन पड़ी हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं हमको याद नहीं कर पा रहा है। आज नहीं तो कल वो आएगा हमारे पास। ये विश्वास, ये भरोसा अपनी पत्नी को झूठा ही सही लेकिन देवनाथ दिलाते रहते हैं। चिंता और फिक्र में इंद्रावती बीमार सी पड़ने लगती है। एक दिन अचानक जब इंद्रावती अपने पति के लिए रेहड़ी पर खाना लेकर आई, उसी समय देवनाथ की नजर अखबार के एक पन्ने पर पड़ी जो रद्दी में पड़ा हुआ था उनके ठेले पर, और उसे देखते हैं तो अवाक हो जाते हैं उस अखबार को। उसमें उनके बेटे की तस्वीर छपी है, रमेश की, और लिखा गया है कि यह एक बड़े घोटाले में फंसा हुआ अधिकारी है। यह सुनकर वो सन्न रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं ये क्या हो गया, नियति को ये हमें क्या दिखाना था, हमारा बेटा ऐसे कैसे कर सकता है, वो किसी बड़ी मुसीबत में है, जल्दी चलो तैयार हो, हमें अपने बेटे से मिलने चलना है। देवनाथ अपनी पत्नी के साथ तैयार हो रहे होते हैं अपने बेटे से मिलने जाने के लिए। उधर दूसरी तरफ रमेश, जो कि देवनाथ का बेटा है और अब अपने जिले का जिलाधिकारी बना है दूसरे जिले में, वहां पर उसकी पत्नी से उसकी नोकझोंक हो रही होती है। वही अखबार उस रमेश के हाथों में भी है और वह चीख चीख कर कह रहा है कि नहीं, मैंने कोई गलती अपने लिए नहीं किया है, मैंने जो भी किया है वो सबके लिए किया है, तुम्हारे लिए किया है। उसकी पत्नी उर्मी
उर्मिला जिसका नाम है, वो अपने पति को झिड़क रही होती है और कहती है कि तुम मेरे लिए फ्रॉड करो ये मैंने कब कहा था, तुम मेरे लिए घोटाले करो ये कब मैंने कहा था। वो अपने पति से चीख चीख कर लड़ रही होती है और कहती है मैं जा रही हूं तुम्हें छोड़कर, तुम्हें जो आए वो करो, जो झेलना है वो झेलो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कुकर्मों का भागी नहीं बनूंगी। यह कहकर वो झिड़क कर जाती है, बाहर कार चालू करती है और चल देती है। रमेश देखता रह जाता है, उसे लगता है कि ये मैंने क्या किया, मैंने तो अपने परिवार के लिए सारा लूटपाट किया, कांड किया, लेकिन आज यही मुझे छोड़ गई। ऐसे में रमेश अपनी पत्नी के पीछे भागता है, दूसरी कार से चालू करता है गाड़ी और चल देता है उसे लेने के लिए। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसका एक्सीडेंट होता है, वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है। हॉस्पिटल में उसकी आंख खुलती है। आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके बगल में उसके पैरों को सहला रही उसकी मां बैठी है, उसके सिरहाने के तरफ उसके हाथों पर हाथ रखे उसके पिता बैठे हैं। यह देखकर रमेश अवाक हो जाता है और वह दंग सा रह जाता है। वो चौंक कर अपने माता पिता को देखता है और फिर रोने लगता है, अपने पिता को गले लगाता है और कहता है पिताजी मैं बहुत फंस चुका हूं, मैं बहुत घिर चुका हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये मेरे साथ क्या हो गया, मेरी पत्नी मुझे छोड़ गई। उसकी मां कहती है बेटे शांत हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। फिर रमेश अपने आप को देखता है, सच में उसे कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है, उसे चोट नहीं लगी है, वो इस बिस्तर पे पड़ा जरूर है। तभी वो मां से पूछता है, पिता से पूछता है पिताजी आप यहां कैसे आए, आपको कैसे पता चला कि मैं इस अस्पताल में हूं। तो वो कहते हैं बेटा हमारी बहू यानी तुम्हारी पत्नी उर्मिला हमें लेवाने गई थी, उसने बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और वह हमें अपने साथ लेकर आई है। यह सुनकर रमेश चौंक जाता है, क्योंकि उर्मी तो उसे छोड़ चली गई थी, जिसके पीछे वो भागा था और एक्सीडेंट हो गया था। ऐसे में वो अवाक होकर अपनी माता पिता की ओर देख ही रहा होता है कि तब तक कमरे में खाना के थैले के साथ उर्मिला दाखिल होती है और वह आते ही माँ बाबूजी को देखकर उनके पैर पड़ती है और पूछती है अम्मा बाबूजी आप लोग कब आए। वो लोग कहते हैं बेटा तुम ही तो हमें लाने गई थी। अब बात और भी ज्यादा संदेहास्पद हो जाती है। वो कहती है मैं आप लोगों को लाने गई थी, अरे मैं तो रात में इनकी तबीयत खराब हो गई थी, इनको लाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराई और अभी मैं खाना लेकर आ रही हूं, मैं आप लोगों को लाने कब गई। यह देखकर सब चौंक जाते हैं। रमेश को कुछ समझ नहीं आता है। वो अपने बिस्तर से उठता है और सोचने लगता है कि ये क्या हो रहा है। फिर वो एकाएक पूछता है पिताजी से अपने, पिताजी आप यहां उर्मी आपको लाने गई थी, उसके पहले आप क्या कर रहे थे। पिता ने बताया कि बेटा हम एक अखबार में तुम्हारी फोटो छपा हुआ देखे थे, तुम किसी बड़े घोटाले में फंस गए हो, हम तुमसे मिलने आने ही वाले थे, हम तुम्हारा हाल लेने आने वाले थे, तभी उर्मी तैयार हो रहे थे तो पहुंच गई थी हमारे पास। तब तक मां इंद्रावती कहती है कि अरे वो अखबार जो आपने देखा था वो आपके जेब में तो है, दिखाइए। देवनाथ अपने जेब में से अखबार का वो हिस्सा निकालकर वो अपने बेटे की ओर बढ़ाते हैं। बेटा रमेश हाथ में लेता है अखबार और देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि जिस खबर की जिक्र देवनाथ कर रहे थे वही अखबार कल उसने खुद भी देखा था। रमेश ने उसके बारे में यह खबर छपी जरूर थी कि वो किसी बड़े घोटाले में फंस गया है, लेकिन अभी जो देवनाथ उसे अखबार दिए थे उसमें तो कोई और खबर थी। उसमें खबर थी कि रमेश को प्रमोशन मिला है, वो बहुत बढ़िया जिले में कार्य कर रहा है। ये क्या हो रहा है। वो अवाक उस खबर को पढ़ रहा होता है और तभी उसके मोबाइल पर घंटी बजती है। वो फोन उठाता है, उसका एक कर्मचारी उसे बधाई देता है, सर बधाई हो, आपका प्रमोशन हुआ है। यह बात उसे असहज सी लगती है। उसके हाथों में अखबार प्रमाण दे रहा है चीख चीख करके उसका प्रमोशन हुआ है, लेकिन फिर ये क्या था जो उसने कल अखबार में देखा था।
और ये क्या था कि उसकी गाड़ी एक्सीडेंट की थी, हॉस्पिटल में आकर वो एडमिट है, उसे चोट की कहीं एक खरोच तक नहीं लगी है। फिर ये क्या था कि उर्मिला माता पिता को लाने कैसे पहुंच गई थी, और वो लाने गई थी तो उसे हॉस्पिटल लेकर कौन आया था। बहुत बुरी तरह से वो सोच में पड़ जाता है कि क्या हो रहा है। तभी उसके मोबाइल पर एक और घंटी बजती है, और घंटी उठाते ही सामने से एक महिला की आवाज आती है। वो कहती है, अभी भी समझ में नहीं आया रमेश बाबू? ये पूरी कहानी, ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ तुम्हारी आंखें खोलने के लिए है। जो तुम अपने माता पिता को छोड़ दिए थे, तुम जो कर रहे थे वो बिल्कुल गलत था। जब इंसान पर सबसे ज्यादा दुख आता है तो उस समय दूसरा कोई काम नहीं आता है। माता पिता वो शख्स होते हैं जो बच्चे के सुख में ही नहीं, दुख में भी हमेशा उसके साथ रहने वालों में से सबसे आगे खड़े हुए लोग होते हैं। उन माता पिता के एहसानों को, उनके कर्मों को कैसे कोई बच्चा भुला सकता है। ये जो कुछ भी हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें रास्ते पर लाने के लिए हुआ है। बाकी तुम्हारी जिंदगी में बहुत खुशियां आने वाली हैं। रमेश लगभग बात समझ चुका था, फिर भी वो हकलाते हुए पूछता है, आप कौन? सामने से आवाज आती है, लक्ष्मी, और फोन कट जाता है। उर्मिला अपने सास ससुर से कहती है, अम्मा बाबूजी, हम लोग आप लोगों को बहुत दिन तक सुध न ले सके, ये और हम आपसे मिलने जाने ही वाले थे, लेकिन कई बार व्यस्तता के चलते हम लोग नहीं आ सके। देवनाथ कहते हैं, बहू तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो, हम तुम्हारे बिना कैसे रह सकते हैं। तुम हमारे बेटे को गलत न समझना, ये थोड़ा सा भोला है, थोड़ा सीधा है, रिश्तों की अहमियत को बहुत आसानी से समझ नहीं पाता है। रमेश की आंखें खुल चुकी हैं। वो अपने मां के गले लगकर फफक कर रोता है, अपने पिता से बहुत देर तक बातें करता है और क्षमा मांगता है, बाबूजी मुझसे गलती हो गई। लक्ष्मी कौन थी अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लक्ष्मी वाकई जिस रूप में आप ढूंढेंगे वही लक्ष्मी है। लक्ष्मी सच में लक्ष्मी है। ये लक्ष्मी कौन थी, ये अंदाजा लगा लीजिए आप लोग। कुदरत के करिश्मे ऐसे ही हुआ करते हैं, उसमें बहुत लॉजिक नहीं लगाते, बस रास्ते बना लेते हैं। जय जयकार जारी रहेगी। हिंदी स्टोरी को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।